लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और बच्चे, जैसे ही आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच गई हो, क्लास स्टार्ट हो गई हो, तो थंब इम्प्रेशन आप लोग दे दें बच्चे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि सभी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं। ठीक है। विकास, सचिन पायलट, नरसिंह, अश्विनी, प्रिंस कुमार, लवलेश, संदीप, सुनील, उमेश, देवेंद्र, रोहिणी, प्रशांत, पवित्र, बहुत शानदार, शुभम, देवेश कुमार सिंह, बहुत बढ़िया। तो ये बताएंगे एक बार आप सभी लोगों तक क्लास पहुंच रही है प्रॉपर तरीके से, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को किसी तरह की वॉइस की, और बोर्ड भी आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों के थम्स आने शुरू हो गए हैं। तो ठीक है बच्चे, क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको पढ़ा रहा था मौर्य साम्राज्य। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में मैंने आपको बताया था कि जिसको स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद में बिंदुसार आए। प्रमुख बातें हम सारी कर चुके हैं। फिर बाद में सम्राट अशोक। अशोक के बारे में मैंने आपको एक बात बताई। अशोक की जो नीति थी, पहले एक युद्ध की नीति थी, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वो द्रविड़ हो उठा। द्रवित होने का मतलब है उसका जो हृदय था वो एकदम से भाव विहीन हो गया। कहते हैं कि भाई बहुत दया उसको आई। और उसी के लिए जो मैं आपको बता रहा था, 13वां शिलालेख, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो मतलब उसने 13वें शिलालेख में जो सबसे बड़ा अभिलेख भी है, ये बात भी आप नोट कर लेना। आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है 13वां, तो उसमें लिख लेना सबसे बड़ा अभिलेख था वो। तो 13वें अभिलेख में अशोक ने लिखवाया था कि वहाँ उसने उड़ीसा में वो लिखवाया, और वहाँ की जनता से, क्योंकि कलिंग युद्ध हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए, वहाँ की जनता से उसने माफ़ी मांगी, प्रजा से। उसने बोला आपके साथ जो ये अत्याचार हुआ उसके लिए मैं आप सभी लोगों से मतलब क्षमा मांगता हूँ। तो एक राजा के द्वारा ऐसी बात करना कि वो प्रजा से क्षमा मांग रहा है, ठीक है, उस जनता से क्षमा मांग रहा है जिस पर उसने अत्याचार किए। ये कभी मतलब इतिहास में नहीं हुआ। कभी किसी राजा ने ऐसा नहीं किया कि राजा ने माफी मांगी हो प्रजा से। इसीलिए कहते हैं कि भाई अशोक अशोक का इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि अशोक अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचने लग गया। हर पल प्रजा का हित सोचता। और उसने बोला कि राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो, और समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये बात भी उसने बोली, ये मैंने आपको बताया। तो दरअसल में बच्चे हुआ क्या, इसके बारे में हम कई बार सोचते हैं कि अशोक के आगे, नाम के आगे हम महान क्यों लगाते हैं, तो उसके महान होने के यही कारण है। अशोक ने बोला अपने मंत्रियों से कि हर एक 8 कोस पर एक जलाशय खोदा जाए, एक जलाशय खोदा जाए जिससे जो जल हो पीने का वो मनुष्य के लिए तो हो ही हो, साथ में पशुओं के लिए भी, पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा राजा जो आपका व्यक्तियों, मनुष्य के अलावा एक प्राणी, सभी प्राणियों के बारे में सोच रहा है, ठीक है, आपका पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में। उसने बोला आम के और बरगद के पेड़ रास्तों के किनारे पर सब जगह होने चाहिए, ताकि पशुओं तक भी धूप ना पहुंचे, ठीक है, यानी कि वो भी छांव का आनंद ले सकें। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम उसने बनाया। और जो आज आप देखते हैं बच्चे, सेकुलरिज्म, और इसके ऊपर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे। भारत सेकुलरिज्म का मतलब सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारे यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हम लोग सेक्युलर होने का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, लेकिन भेदभाव छुपा हुआ है। इसकी शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा की गई, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपना शासन माना था आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को, ठीक है। तो जब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और चाणक्य के रास्तों पर वो चले, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि आप किसी भी समुदाय की निंदा ना करें। आज हम लोग क्या करते हैं, हम एक दूसरे के समुदाय को नीचा दिखाते हैं और हम अपने समुदाय को ऊंचा करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारी जाति श्रेष्ठ है, दूसरी जाति वो बेकार है। तो अशोक ने ये बोला था कि आप किसी भी जाति की मतलब निंदा ऐसे ना करें कि दूसरे वाले को मतलब उसमें हीन भावना पैदा हो। हाँ, अगर निंदा भी करनी है तो संयम के साथ करनी चाहिए। तो ये जो संयम शब्द है, इसका सबको पालन करना चाहिए। तो अशोक की जो नीति थी वो आज आचरण की नीति थी। अशोक को महान कहने का एक बड़ा रीजन था कि अशोक ने डेवलपमेंट के काम तो सारे किए ही किए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नैतिक आचरण पर बल दिया, उसने ये कोशिश की कि व्यक्तियों का जो आचरण है राज्य में, मेरे में, वो सबसे श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए।
तो एक ऐसा राजा जो व्यक्तियों के आचरण के बारे में सोच रहा है कि उनका नैतिक आचरण होना चाहिए, उनका अच्छा एक आचरण होना चाहिए, इसके लिए अशोक को महान कहा गया। तो समझ पा रहे होंगे बच्चे, अशोक महान है। और अशोक जब अंत समय तक, मतलब बौद्धों को सीधी सी बात है, उसने, मैंने बताया था आपको, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने कभी किसी और धर्म को ना हानि पहुंचाई, ना उसने कभी अपने आप को भिक्षु बनाया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना व्रत द्वारा जैन मुनि बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में, इसने कभी भी मतलब कोई चोगा नहीं पहना बौद्ध भिक्षु का, ना इसने कोई भीख मांगी, सम्राट बना रहा। अशोक महान सम्राट बन रहे। और कहते हैं कि दान देने की जो ये परंपरा थी, बौद्ध भिक्षुओं को बहुत दान दिया इन्होंने, बहुत प्रचार प्रसार करवाया, मैं आपको नोट करा चुका हूँ। तो एक समय ऐसा आया कि सम्राट अशोक को ये जो दान देना था ये बंद इनके उत्तराधिकारियों द्वारा कर दिया गया। जैसे इनके बाद में कुणाल आया, इनका पुत्र उत्तराधिकारी बना, कुणाल ने बोला अब बौद्धों को कोई भी दान नहीं जाएगा। तो कहते हैं उस समय पर सम्राट अशोक को जो भोजन दिया जाता था वो सोने के बर्तनों में दिया जाता था, वो उन बर्तनों को भेंट करने लग गए, वो बर्तन भेंट करने लग गए। कुछ समय तक उन्होंने सोने के बर्तन जिसको खाते उसी को भेंट कर देते, तो उनके बर्तन फिर चांदी के कर दिए गए, चांदी के बर्तन को वो भेंट देते रहे। उसके बाद उनके कांसे के बर्तन कर दिए गए, और कांसे के बर्तन भी जब वो भेंट देते रहे तो इस महान अशोक सम्राट को फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना पड़ा, और मिट्टी के बर्तनों में खाना दिए जाने लगे, लेकिन उसको भी ये भेंट करते रहे बौद्ध भिक्षुओं को। अंत में कहते हैं कि अंत में जब इनकी मृत्यु का समय नजदीक था, मृत्यु का समय नजदीक था, तो इन्होंने अपने मंत्री राधागुप्त को बुलाया, और उससे राधागुप्त ने इनको पकड़ाया। राधागुप्त को इनको आंवला मिला था खाने के लिए, आधा आंवला भी इन्होंने भेंट कर दिया, आधा आंवला भी, समझ रहे हैं, आधा आंवला भी भेंट कर दिया, और बोले इसे जो है संघ के नाम कर देना। और वहां संघ के सब लोगों ने उसको ग्रहण किया था, उसका चूर्ण बना करके सभी लोगों ने उसको ग्रहण किया। तो बच्चे आप समझ सकते हैं मतलब कि एक नए धर्म को स्थापित किया, एक शांति प्रिय धर्म को स्थापित किया, और कितना लोगों के बारे में सोचा। और आप जैसे मैंने बताया शिलालेख में उसने मैसेज दिए, सब जगह सबको मैसेज दिए। अधिकारियों का एक ऐसा सिस्टम बनाया, जैसे मैंने बताया रज्जुक, प्रदेशक और युक्तक। रज्जुक वो व्यक्ति था जो ग्राम स्तर पर अधिकारी था, गांव स्तर पर एक अधिकारी बनाया था रज्जुक, यानी एक गांव छोटे स्तर पर भी अशोक की पहुंच थी। उसके ऊपर उन्होंने एक अधिकारी बनाया था समाहर्ता, समाहर्ता यानी आज का कलेक्टर। आज आप बिहार में बिहार के कलेक्टर को देखेंगे तो बिहार के कलेक्टर को भी समाहर्ता कहते हैं। तो मतलब एक कलेक्टर था, जिला स्तर पर एक अधिकारी था। और साथ में अगर ये लोग काम ना करें, रज्जुक काम ना करे, मान के चलो, या आपका जो अधिकारी है वही काम ना करे, जो आपका समाहर्ता है वही काम ना करे, तो इसके लिए फिर उसने अपने गुप्तचर जो ये रिपोर्ट देते थे सम्राट अशोक को कि ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप बच्चे समझ सकते हो, इतने आज से 2300 साल पहले सम्राट अशोक था, और ऐसे तंत्र का विकास किया, ऐसी जनता के बारे में ऐसी सोच रखी। ठीक है, तो अशोक को महान कहना लाजमी है या नहीं? यस और नो, यस और नो। बहुत छोटी बात बताई है मैंने। आगे चलेंगे तो सम्राट अशोक की बात कर रहे थे बच्चे, ये शासनकाल हुआ। परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें उनको कर लेते हैं। सम्राट अशोक, देखो मैंने बताया शिलालेख कितने थे इनके, शिलालेख इन्होंने 14 लिखवाए हैं। ठीक है, 14, जिसमें बड़ा शिलालेख कौन सा है आपका? बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख, और छोटा जो है, छोटा बोलते हैं आपका रुम्मनदेई अभिलेख को। कौन सा? रुम्मनदेई अभिलेख को। ठीक है, रुम्मनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखोगे शिलालेख तो आपने देखा, मैंने बताया इसकी भाषा कहां तक पाई गई? ग्रीक, यूनान तक। तो क्या वहां तक इसकी सीमाएं पहुंच गई थी? नहीं, इसकी बच्चे जो अप्रोच थी बौद्ध धर्म की वो वहां तक पहुंच गई थी। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखोगे, जो मैंने आपको स्तंभ लेख लिखवाए हैं, स्तंभ लेख सारे कहां हैं? तो आप देख रहे होगे हरियाणा, आपका बिहार, और आपका उत्तर प्रदेश, है ना, ये सारनाथ। तो ये सब कहां है? मतलब शिलालेख तो इसने सब जगह लिखवाए थे, लेकिन स्तंभ लेख जब इसको लगा, स्तंभ लेख से इसने सिर्फ अपने राज्य में लिखवाए थे। राज्य मतलब मगध के आसपास, उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास के क्षेत्र में। तो स्तंभ लेख इसने अपने आसपास लिखवाए। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं। अशोक स्तंभ के बारे में आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है,
ध्यान से देखेंगे, मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप क्या पढ़ लेंगे। शिलालेख हो गए इसके 14, यहां तक की बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। गुफा कौन कौन सी बनवाई थी इसने, गुफा कौन कौन सी बनाई थी? बौद्ध भिक्षुओं के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया था। किसके लिए? सर जी हाथी गुम्फा। क्या बच्चे, हाथी गुम्फा आएगा भी, जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना शुंग वंश में अग्निमित्र के बारे में, राजा खारवेल आएंगे तब हाथी गुम्फा बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा, घबराओ मत। गुफा, गुफा कौन कौन सी है इसकी? सुदामा गुफा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई थी। सुदामा गुफा, सुदामा गुफा बनवाई। सुदामा गुफा के अलावा विश्व झोपड़ी बनवाई। एक क्या बनवाई? विश्व झोपड़ी बनवाई। विश्व झोपड़ी के अलावा आपकी एक बनवाई थे इन्होंने चौपार, चौपार गुफा, ठीक है, और एक थी कर्ज गुफा। क्या? कर्ज गुफा का निर्माण करवाया। ये 4 गुफाएं हैं जो इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी अशोक इतना अच्छा था तो अपने भाई की हत्या क्यों कर दी? बच्चे पहले कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तन हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद वो महान हुआ है, कलिंग युद्ध से पहले वो महान नहीं था। सर जी आपकी तबीयत कैसी है? सच सच बताऊं, सच सच बताऊं, तबीयत ऐसी है कि पैरों में हद से ज्यादा दर्द है, कमर में हद से ज्यादा दर्द है और बुखार भी है। तबीयत तो ऐसी है, ठीक है, ये वास्तविकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास ना ली जा सके। रेस्ट वाली स्थिति की बात नहीं है, तो क्लास ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, चौपार और आपका कर्ज गुफा का निर्माण इसने करवाया, ठीक है। और भैया एक बनवाया इसने सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप इसने बनवाया, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में स्थित है। सांची का स्तूप बनवाया, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। और अब अंतिम बात आती है इसके उत्तराधिकारियों के ऊपर। इसके उत्तराधिकारी कौन है? क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछता नहीं है। तो उत्तराधिकारी कौन था इसका? एक तो कुणाल। अच्छा बताओ उस कुणाल किसका पुत्र था? इसकी कौन सी पत्नी का पुत्र था? बताएंगे बच्चे, जो कुणाल था इसकी कौन सी पत्नी का पुत्र था? कुणाल बैठा, फिर आपका इसके बाद में संप्रीति, संप्रीति, ये कौन हो गया? ये हो गया अशोक का पोता, ठीक है, कौन है? संप्रीति। और संप्रीति के बाद में गद्दी पर कौन आता है आपका? ये आया शाली शुक। क्या बोलोगे? शाली शुक, शाली शुक गद्दी पर आया। और शाली शुक के बाद में गद्दी पर कौन आया आपका? देववर्मन, देव वर्मन गद्दी पर आया। और ऐसे ही बच्चे अंतिम शासक याद रख लेना। अंतिम शासक मैंने बताया था ना, मगध साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं हम 4-5 दिन से, ये मगध साम्राज्य शुरू भी बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति से हुआ था और खत्म भी बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति पर होगा। इस पर पद्मावती, 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 बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? अशोक की माता का नाम बिल्कुल शुभद्रांगी है, बहुत बढ़िया, बहुत आंसर। इसका मतलब आप लोग अच्छे से, अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो क्या बोलेंगे? कुणाल, संप्रीति, शालीसुक, देववर्मन और अंतिम शासक क्या बोलोगे बच्चे? अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये प्रश्न बहुत पूछता है। देववर्मन कभी नहीं पूछेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूं। संप्रीति कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट आप लोग जानते चलो, है ना। अशोक का उत्तराधिकारी बहुत महत्वपूर्ण बात है, पढ़ने में कोई घाटा नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, कम नहीं, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या आप करेंगे बात बच्चे? देखो अशोक की जिंदगी ऐसा नहीं है, अशोक के ऊपर 2-4 पुस्तकें हैं, अशोक के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ऐसा बहुत कुछ है जो ना तो मैं जानता हूं, है ना, ऐसा बहुत कुछ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों ही फैक्टर हैं, एक तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और दूसरी बात मैं क्या जानता हूं और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो चीजें हम कर सकते हैं। मानोगे इस बात को? नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं सब कुछ ही जानता हूं, आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो बातें मैं जानता हूं, ठीक है। चलो, तो इसीलिए आप तरह तरह के अशोक वहां गया था जी, तो उसकी कोई प्रेमिका थी, वो कौन थी, तो भैया वो बातें मैं जानता नहीं हूं, है ना, जानता तो जरूर बताता। चलो सर जी आपकी उंगलियां मुड़ी हुई है, उंगलियां मुड़ी हुई नहीं है बेटा, टूटी हुई हैं ये, देखो ये टूटी हुई उंगलियां हैं, मुड़ी हुई नहीं है, दिख रही हैं ध्यान से? नहीं, वहां कैमरे के पास आके दिखाऊं? टूटी हुई उंगलियां हैं, अभी उनको मुड़ी हुई समझ रहे हो। फाइटर था मैं भी पहले एक, पुराने जमाने में, पुराने जमाने में मार्शल आर्ट का फाइटर था मैं। चलो ठीक है, ठीक है,
भाई तेज के लिए आज आज देखो, आज के लिए माफी है, आज तेज के लिए कोई नहीं बोलेगा, मैं धीमे बोल के पढ़ा सकता हूँ भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं इस क्लास में तेज बोलूंगा, अगली क्लास नहीं ले पाऊंगा, फिर क्लास लेनी है मुझे रात तक। प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे। तो भैया मैंने बता दिया आपका अंतिम शासक कौन हो गया, बृहद्रथ। अब आ जाओ सुंग वंश पर। कौन? सुंग वंश पर। ठीक है, मौर्यों के बाद में कौन आए आपके? मौर्यों के बाद में हम मौर्य साम्राज्य खत्म कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार था आपका, फिर अशोक हमने पढ़ा, और अशोक के बाद में अंतिम शासक बृहद्रथ पर हम आ गए थे। सुंग वंश कब से कब तक रहा? ये रहा 185 बीसी से लेकर के 185 बीसी से लेकर के 73 बीसी तक, 73 बीसी तक। और इसी को हम बोलते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य इसको कहते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य क्यों कहते हैं, ये बात समझेंगे। तो इसको ब्राह्मण साम्राज्य कहने का मतलब है कि पहली बात तो इसके जो शासक थे वो सभी ब्राह्मण शासक थे, तो उन्होंने रूल किया आपका मगध वाले इस क्षेत्र पर। अभी बात करेंगे सबके बारे में। तो दरअसल में इस काल को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो बच्चे आपने देखा होगा, इससे पहले आपका अशोक था, तो अशोक किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य था, जैन धर्म को मानता था। यानी इनसे पहले के जो राजा हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे। तो भारत में क्या हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बोलबाला होने लग गया, बहुत बोलबाला हुआ जैन धर्म बौद्ध धर्म का। और इसी बोलबाले के चलते हुए एक व्यक्ति का उदय हुआ, और उसका नाम है पुष्यमित्र सुंग। कौन है संस्थापक सुंग वंश का? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग कैसी स्थिति में पैदा हुआ है आप जान सकते हैं इस बात को, जब बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म का बोलबाला, क्योंकि पहले के शासक वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ही शासक हैं। और इसका जो शासन काल था ये था 185 बीसी से लेकर के 149 बीसी तक। ठीक है, यानी 112 वर्ष हो गए ना भैया, ये टोटल 112 वर्ष तो रहा कुल ही सुंग वंश, 112 वर्ष। और उस 112 वर्ष में भी अगर आप देखेंगे तो इसके कितने काल, 36 वर्षों तक इसका शासन है। तो सुंग आता है पुष्यमित्र सुंग, जो एक ब्राह्मण शासक है। कौन है? ब्राह्मण शासक है। और इसने क्या बनाया? अपनी राजधानी, एमपी की तरफ इसका क्षेत्र था, राजधानी इसने बनाया विदिशा एमपी को, विदिशा एमपी को राजधानी बनाया। और जो राजभाषा थी, राजभाषा, अब यहां से एक चीज समझना, राजभाषा इसने बनाई संस्कृत। क्या बना दी? संस्कृत। तो सुंग वंश की भाषा क्या है? संस्कृत। क्योंकि बच्चा अगर आप एक बात सोच कर देखो भैया, कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो जैन कौन सी भाषा बोलते हैं? प्राकृत। बौद्ध कौन सी भाषा बोलते हैं? पाली। तो जैन और बौद्ध के साथ साथ भारत पर अब असर पड़ने लग गया था आपका पाली भाषा और प्राकृत भाषा का। इसने देखा कि भाई जो हमारा वैदिक काल से चला आ रहा था, जो हमारी वेदों की सत्ता थी, वो वेदों की सत्ता खत्म होती जा रही है। कि वेदों की सत्ता मुख्यतः आप देखते हैं कि वेदों से जुड़े हुआ धर्म कौन सा? वो हिंदू धर्म के लोग हैं। तो इन्होंने लगा कि हिंदू धर्म की सत्ता अब खत्म होती जा रही है, इसको बचाना होगा। इसका जो पतन हो रहा है, जो ये अपने नाश की तरफ बढ़ रही है वैदिक सभ्यता, वेदों की सभ्यता, ये इसको रोकना होगा। तो इसने बौद्धों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। बौद्धों से सबसे ज्यादा चिढ़ने वाला शासक है, बौद्ध लोगों से, बौद्ध भिक्षुओं से चिढ़ने वाला, सबसे ज्यादा चिढ़ने वाला शासक है पुष्यमित्र सुंग। समझ रहे हैं? तो इसने क्या काम किया? इसने सबसे पहले तो स्तूपों को तुड़वाना शुरू किया, क्योंकि स्तूप मैंने बता दिया बौद्ध धर्म का प्रतीक है। स्तूप मैंने आपको महात्मा बुद्ध के समय पर प्रतीक बताए थे। स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ प्रतीक है। तो कहते हैं, ध्यान से समझना, इसने एक छोटी सी बात समझे, इसने अशोक के क्योंकि अशोक ने बहुत मदद की थी बौद्ध भिक्षुओं की, इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। अब इसमें विभेद आता, कहते 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने? क्या सच में 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने? तो कहीं उसका वर्णन मिलता है कि वो 84 नहीं, 84 थे, 84 स्तूपों को तोड़वाया था। मैक्सिमम जगह आपको 84,000 लिखता है। क्या है? क्या बोलेंगे? 84,000 मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत? इतनी बात में
ठीक है जी। अब यहां क्या है, इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया, बौद्धों के खिलाफ एक्शन लिए, बौद्धों का कत्ले आम इसने करवाया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहूत स्तूप का निर्माण एमपी में ही, भरहूत स्तूप का निर्माण स्वयं कराया। कहां है? मध्य प्रदेश में, लिख लेना इस बात को। खुद ही इसने भरहूत स्तूप को बनवाया था। इससे भी पूछा गया, इससे भी पूछा गया, जैसे इससे पूछा गया कि भाई इसने अपने लोगों से पूछा कि अशोक महान कैसे बना, अशोक महान क्यों था? तो उन्होंने कह दिया जी महान इस वजह से क्योंकि बौद्ध धर्म को संसर्ग दिया और बौद्ध धर्म को स्थापित किया। उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन सब लोगों ने उनकी महानता, उसने उनके लिए दान दिया। लोगों के लिए उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, नीतियाँ बहुत शानदार थी, प्रजा से प्यार प्रेम करता था, प्रजा से सीधे जुड़े रहना चाहता था। और जो उसने धम्म को स्थापित किया, उसके लिए एक व्यक्ति था, 5वें अभिलेख में मैंने बताया, धम्म महामात्र वो व्यक्ति था जो आचरण डेवलप करता था जनता का, और प्रजा का आचरण डेवलप करने के लिए भी एक अधिकारी दिया उसने। और बौद्धों के लिए सब कुछ किया। तो उसने बोला बौद्धों के लिए क्या किया? बोला जी 84,000 स्तूप बनवाएगा, तोड़ डालो सबको, सबको तोड़ डालो। तो बाद में मरम्मत हुई है, बहुत सारे तो उसने विखिन्न कर दिए थे, एकदम नाश कर दिया था। बाद में बहुत सारे शासकों द्वारा उनकी मरम्मत कराई गई है। तो भरहूत स्तूप आपसे कोई पूछे इसका निर्माण किसने करवाया, ये निर्माण इसने स्वयं करवाया था। क्या करेंगे? स्वयं इसका निर्माण करवाया था। सर जी ये कहां से आ गया बृहद्रथ? बच्चे अंतिम शासक को मान लिया करो। देखो ऐसे प्रश्न आते नहीं है कभी भी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो अंतिम शासक था ना बृहद्रथ, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ की हत्या करके इसने ये शुंग वंश की स्थापना की थी। इसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा था, लिख लेना। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। ये लो, अब ठीक है ना। बृहद्रथ की हत्या की थी, किसके द्वारा की गई? ये की गई आपकी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, इसने हत्या कर दी। लिखो इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण क्या है जी? ये कहा जाता है। देखो वैदिक जो धर्म जो मैंने बताया पतन की तरफ था, लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि बौद्ध बौद्ध एक्टिव हो चुके थे, जैन एक्टिव हो चुके थे। लेकिन इसने फिर से वैदिक सभ्यता, जो वेदों की सत्ता थी, उस वेदों की सत्ता को इसने फिर से चालू किया। तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है कोई चीज दब चुकी है, दब चुकी है, लेकिन वो फिर से वो जागृत हो, नई चेतना बन करके उभरे, तो इसको हम बोलते हैं रेनिशा। इंग्लिश में वर्ड है रेनिशा। तो ये क्या है? पुनर्जागरण का काल था। क्या बोलेंगे? पुनर्जागरण का काल था। सर जी बृहद्रथ का सेनापति ही था ना पुष्यमित्र शुंग? सोनू ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल बच्चे, ये सेनापति हुआ करता था। किसका? बृहद्रथ का सेनापति था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सजब। ये कौन था? बृहद्रथ का, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। इसका कौन था? ये सेनापति था। बहुत अच्छी बात है। तो यहां याद रख लेना, यवनों का आक्रमण, जो यवन आए थे, यवनों का आक्रमण किसके समय पर हुआ था? यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ। और कौन था वो यवन? मतलब यूनान के जो योद्धा थे, यूनान से आए थे, यूनान से, यूनानी आक्रमणकारी थे। और वो व्यक्ति कौन था? वो था डेमीट्रियस। कौन था? डेमीट्रियस, यूनानी, जो भारत पर आया और यवनों का आक्रमण किया। तो इसके लिए एक प्रक्रम आता है कि दरअसल में इसने हत्या क्यों की थी। अब मैं आपको बताता हूं बृहद्रथ की हत्या इसने क्यों कर दी। भाई बृहद्रथ तो बौद्धों के, आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, इससे पहले के शासक किससे जुड़े हुए थे? बौद्धों से। ये था सेनापति, सेनापति था किसका? बृहद्रथ का।
अब दरअसल में इसको पता चला, इसके जो मंत्री थे, गुप्तचर थे, उनके गुप्तचरों ने बताया, भाई सेनापति तो यही था, तो गुप्तचरों ने आगे सेनापति को बताया कि भारत पर एक विदेशी यवन शक्ति आक्रमण करने वाली है, नाम है डेमीट्रियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको खबर मिली कि जो बौद्ध मठ बने हुए हैं, उन बौद्ध मठों में ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे विदेशी आकर के जमा हो रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं के रूप में, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो इकट्ठे होकर के यहाँ आक्रमण कर देंगे, क्योंकि एकदम से आते तो पता चल जाता। बौद्ध भिक्षुओं के रूप में भारत के मठों में आकर के रहने लग गए। इसने बोला कि भाई बृहद्रथ, ऐसे ऐसे बात है, बाहर से आक्रमण करने की साजिश हो रही है। बृहद्रथ ने बोला तुम्हें कुछ नहीं पता है। इसने बोला कि हमें बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वहां जांच पड़ताल करनी चाहिए। तुम मठों की जांच करोगे? ये तो बहुत पवित्र स्थल मानते थे। तो इसके खिलाफ इसने हत्या कर दी और एक्शन लिया था, मठों को ढूंढा, कत्ले आम में बता रहा था ना, कत्ले आम करवाया। उसमें ये विदेशी आक्रमणकारी थे। तो ये खबर फिर पता चलती है डेमीट्रियस को, तब वो आक्रमण करता है। तो किसके समय पर हुआ था यवनों का आक्रमण? ये डेमीट्रियस के समय पर हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, किसके समय पर? डेमीट्रियस के समय पर हुआ था। ठीक है भैया, अब आ जाओ इसके दरबार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। पतंजलि जानते हो? पतंजलि रहते थे। और बच्चे एक और बात मैं आपको बता दूं, पतंजलि जानते हो ना, सब लोगों ने नाम सुना, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पतंजलि। तो वो बाबा रामदेव का कॉपीराइट नहीं है पतंजलि। पतंजलि एक ऋषि थे जिन्होंने योग दर्शन दिया है। क्या दिया है इन्होंने? योग दर्शन दिया है। तो याद रख लेना, पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा है, योग शास्त्र लिखा है, और साथ में महाभाष्य पुस्तक के रचयिता हैं। महाभाष्य पुस्तक लिखी है, महाभाष्य पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो बच्चे आपको एक बात याद होगी, मैंने एक बात बताई थी कि पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी। बताओ कौन सी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ने, और उसका एक क्या उस पुस्तक में था ऐसा विशेष? तो आप सब बोलेंगे जी अष्टाध्यायी थी। कौन सी? अष्टाध्यायी थी, और प्रथम व्याकरण की पुस्तक है। तो इसी व्याकरण की पुस्तक से प्रेरित था महाभाष्य। यानी वो तो पहले लिखी गई भाई, अष्टाध्यायी पहली पुस्तक है। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है ये भी व्याकरण के ऊपर ही था। और किससे प्रेरित था? लिख लेना, महाभाष्य पुस्तक लिखी जो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्रेरित था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कोई दिक्कत इस बात में? तो दरअसल में क्या हुआ, ये दोनों बातें आप समझ लेंगे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? बहुत सारे यज्ञ होते थे बच्चे प्राचीन समय पर। जैसे एक वाजपेयी यज्ञ होता था जिसमें रथों की दौड़ होती थी। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में बोला जाता था एक घोड़ा छोड़ दिया, और ये घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक मेरा साम्राज्य होगा। आपके गांव से घोड़ा होकर के निकल गया, आप में से किसी ने उसको रोका नहीं, तो आपका गांव किसका हो गया? उस राजा का हो गया जिसका वो घोड़ा वहां से पार कर गया। आपके अंदर क्षमता, आप नहीं चाहते मैं आपके राज्य का अधीन नहीं हूंगा, आपको वो घोड़ा रोकना होता था, और उस घोड़े के पीछे जो सेना आ रही होती थी फिर उससे युद्ध करना होता था। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। किसके लिए? पतंजलि ने किसके लिए? पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो ये तो अश्वमेध यज्ञ हुआ। अब बात आती है बच्चे किसकी? पतंजलि के बारे में बता देता हूं। आपने अगर किसी ने नाम सुना हो कभी, डॉक्टर राजीव दीक्षित। कितने बच्चों ने ये नाम नहीं सुना है? नो लिख करके बताएंगे तो मैं जान पाऊंगा। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आज नहीं लेकर आया बच्चा, क्वेश्चन आज नहीं लेकर आया। शिवम मौर्य जी बिल्कुल प्रणाम स्वीकार है। चलो ठीक है, तो बताना मुझे लिख करके, तब मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसने करवाए? ये करवाए महर्षि पतंजलि ने, जो योग शास्त्र के रचयिता थे। और साथ में क्या लिखा उन्होंने? महाभाष्य पुस्तक को लिखा। ये बात भैया कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र का जो उत्तराधिकारी है, पुष्यमित्र के बाद में जो गद्दी पर बैठे, पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी, कौन कौन उत्तराधिकारी हुए इनके? तो पहला एक लिखना भैया, एक है अग्निमित्र, अग्निमित्र,
नो 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 नो, बहुत सारे बच्चों ने नहीं नाम सुना है। नो नो वाले बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा, एक बड़ी संख्या है। अग्निमित्र, वसु ज्येष्ठ, ठीक है। वसु ज्येष्ठ के बाद में आपके अगले आए वसुमित्र, वसुमित्र। वसुमित्र के बाद में अगला आया आपका देवभूति, मतलब अंतिम शासक है, ये लिख लेना। क्या बोलेंगे? अंतिम शासक है। देवभूति था अंतिम शासक। अब आ जाओ इनकी बात पर, इतना समझ पाए? तो बच्चे मैं जो बता रहा था आपको, जो आप आचार्य रामदेव हैं, देखो बहुत सारे लोग फॉलोवर्स होंगे, होना चाहिए, लोगों की अपनी समझ है, आप सभी लोग एजुकेटेड लोग हैं। तो दरअसल में मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, शिक्षा, जब हम जो शिक्षित वर्ग है ना, हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षित वर्ग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। और पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि हमको इतिहास के 4 शब्द याद हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है हम अपना विवेक के साथ ये निर्णय कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हुए आईआईटी, ठीक है। आईआईटी क्या बच्चे, आपका आईआईटी बीटेक एमटेक थे डॉक्टर राजीव दीक्षित। हत्या हो गई उनकी 2010 में। हत्या होने का कारण था कि भारत में उन्होंने कोका कोला जैसी कंपनियों की सेल कम करवा दी थी, और ऐसी कई सैकड़ों कंपनियां उनके द्वारा बंद करवा दी गई। ऐसी कंपनियां जो अपने मानदंडों पर खरी नहीं उतरती थी, उनकी मुहिम चलती थी। और उनके पीछे मतलब उन्होंने चिकित्सा पद्धति को, जो वाघभट्ट ऋषि थे उनकी चिकित्सा पद्धति को उन्होंने अपनाया। उनके शिविर जो चलते थे, उनके शिविर में कैंसर तक के लोगों का इलाज उन्होंने मुफ्त करवाया, और लोगों को वो एक रोग मुक्त भारत का उनका मिशन था कि मैं भारत को रोग मुक्त बनाऊंगा। रोग मुक्त इस भारत में क्या होगा कि आप जो ये अंग्रेजी दवाओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बंद हो जाए। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वो जगह जगह प्रचार करते। आज आप यूट्यूब पे उनकी किसी भी बीमारी की वीडियो देखोगे ना बच्चे, और कारगर है, आप देखो किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने एक इलाज बता रखा है। शुगर को कैसे कम किया जाए उसके लिए एक इलाज है यूट्यूब पर, उनके व्याख्यान पड़े हुए हैं। इतना उन्होंने बोला है ना, इतना उन्होंने बोला है, उन्होंने खुद बोला था कि मैं अमर रहूंगा। और 2010 में उनकी हत्या के पीछे उन्हीं के शिष्य थे रामदेव। रामदेव का नाम बहुत बार जोड़ा गया उनकी हत्या से, लेकिन किसी भी सरकारी दबाव के चलते हुए या क्या था कि मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शामिल। लेकिन बहुत सारी एजेंसी कहती है कि नहीं शामिल थे, बहुत सारे कहते हैं कि भाई शामिल हैं। तो उनके ऊपर प्रारोप लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आस्था चैनल था उस पर प्रोग्राम आने वाला था रामदेव जी का, उनका डॉक्टर राजीव दीक्षित जी का, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। तो मतलब उनको जो प्रसिद्धि मिलने वाली थी भारत में, वो पहले ही खत्म कर दी गई। तो ये राजीव दीक्षित जी है। आपको कुछ भी चीज़ हो बच्चे, सुनना कभी उनके विचार, विचार सुनना। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व, और मतलब भारत को कहीं ले जाना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? तो पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी हैं अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, और आपका देवभूति। कौन है? देवभूति। तो यहां याद रख लेना, अग्निमित्र के समय हुआ था विदर्भ का युद्ध। क्या हुआ? विदर्भ युद्ध। ये इसमें लिखना, विदर्भ युद्ध। विदर्भ युद्ध किस किस के बीच हुआ आपका? एक तो हो गया आपका अग्निमित्र। कौन हो गया? अग्निमित्र। एक तरफ तो अग्निमित्र, और एक तरफ है आपका यज्ञसेन। कौन है? यज्ञसेन है। यज्ञसेन ये दरअसल में दुश्मन हुआ करता था आपका पुष्यमित्र सुंग का। दोनों राज्यों की दुश्मनी थी, तो इनके बीच में युद्ध हुआ। तो बस इतना याद रख लेना, विदर्भ युद्ध इन दोनों के बीच हुआ है। और विदर्भ के इस युद्ध में क्या हुआ कि प्रमुख बात है कि यज्ञसेन की जो बेटी थी, इसकी यज्ञसेन की नहीं बेटी नहीं थी, यज्ञसेन की बहन थी, चचेरी बहन, इसकी चचेरी बहन थी इसकी, नाम था मालविका। क्या बोलेंगे? मालविका। तो इसको, इससे प्रेम हो जाता है वहां मालविका को। किससे? अग्निमित्र से। अग्निमित्र को मालविका से हुआ है, मालविका को अग्निमित्र से हुआ। तो इसके लिए कालिदास ने एक नाटक लिखा है। मुख्य बात यह है, मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? कालिदास ने क्या लिखा है इसके लिए? तो लिखना, कालिदास ने इसी के ऊपर, कालिदास ने इसी प्रेम कहानी पर, इसी पर मालविकाग्नि मित्रम को लिखा है। क्या नाटक है उनका? मालविकाग्नि मित्रम नाटक को लिखा। एक बात तो ये हुई, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने क्या लिखा, मालविकाग्नि मित्रम नाटक को लिख दिया। दूसरा जो युद्ध हुआ, पहला युद्ध हो गया अग्निमित्र के समय पर, नंबर 1 डाल लेना।
विदर्भ का युद्ध। नंबर 2 शुरू करेंगे। नंबर 2 क्या हुआ इसके समय पर? इसके समय पर इसने लिखना कलिंग, जो कलिंग था, कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। अग्निमित्र की बात बता रहा हूं मैं, कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। कलिंग, कलिंग पर तो सम्राट अशोक भी पहले अभियान कर चुका था, है ना। तो देखो ये क्या था, मैंने बताया जो अशोक का समय था, अशोक के समय की अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण भारत, मैंने बताया था दक्षिण को सोच कर छोड़ करके संपूर्ण भारत पर किसका राज था? वो अशोक का था। लेकिन जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, बृहद्रथ की तरफ हुआ, तो बहुत सारे राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, जिनमें से ये कलिंग भी किसके अधीन हो गया था? अशोक ने ही तो जीता था, ये कलिंग भी फिर स्वतंत्र हो गया था। कलिंग भी क्या हो गया था? कलिंग हो गया था स्वतंत्र। तो कुछ समय बाद स्वतंत्र कलिंग हो गया था। और जो ये कलिंग था, देख लेना, कलिंग पर चेदी वंश का शासन था। चेदी या कलचुरी वंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलचुरी वंश। चेदी या कलचुरी वंश का शासन था, शासन था जब इन्होंने अपने आप को यहां से क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। और इसके संस्थापक कौन है चेदी वंश के? चेदी वंश के जो संस्थापक थे ये है महामेघवाहन। महामेघवाहन। क्या बात मैंने बताई बच्चे आपको? मौर्यों की सत्ता जैसे जैसे कमजोर हुई, अशोक के बाद में उसके उत्तराधिकारी जब कमजोर हुए, तो बहुत सारे स्वतंत्र राज्य बन गए, जिनमें से कलिंग भी एक स्वतंत्र बन गया। कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक है। तो कलिंग में कौन था? चेदी वंश का शासन था। क्या बोलोगे? चेदी वंश का शासन था। तो कौन रूल करता था वहां? आपका चेदी डायनेस्टी थी। बच्चे इसमें ऐसा क्या है बताओ जो आपके समझ में नहीं आएगा? इंग्लिश में क्या जरूरत है इसका? अंगेस्ट बताना है इसका, कलिंग के अंगेस्ट उसने एक आपका है, इतना तो यार समझ सकते हो, इतिहास है। हिंदी में भी मजा आता है वास्तव में, तो या तो कंप्लीटली इंग्लिश में होना चाहिए या फिर एकदम से हिंदी में होना चाहिए। चलो कोई नहीं, मिक्स करते हैं। तो मैंने बोला वहां कौन रूल करता था? वहां डायनेस्टी थी आपकी चेदी डायनेस्टी, और फाउंडर कौन है उसके? महामेघवाहन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये महामेघवाहन के बाद में यहां शासक हुआ एक, इसी वंश का एक शासक है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं, इसका नाम है खारवेल। लिखना, इसी वंश का शासक, इसी वंश का प्रतापी शासक, प्रतापी का होता है महान, ग्रेट, इसी वंश का प्रतापी शासक खारवेल हुआ। क्या हुआ? खारवेल हुआ। तो ये जो मैंने बताया कलिंग के विरुद्ध अभियान हुआ ना, कलिंग के विरुद्ध अभियान किया अग्निमित्र ने, ये खारवेल के समय पर किया था। लिखना इस बात को, कलिंग के विरुद्ध अभियान। अब ऊपर जो ब्रैकेट बना हुआ है तो इसमें लिख लेना खारवेल के समय। किसके समय हुआ था? खारवेल के समय ये अभियान हुआ था। तो खारवेल कौन है? खारवेल, अब जो बात आप 2-3 दिन से पूछ रहे हैं मुझसे, कई बच्चों ने पूछ लिया है, तो ये बच्चे जो खारवेल है, इसने जारी कराया था हाथी गुम्फा अभिलेख को। हाथी गुम्फा अभिलेख को किसने जारी कराया था? लिख लेना, खारवेल ने, खारवेल ने, हाथी गुफा भी बोलते हैं, हाथी गुम्फा भी। कहां है? उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां है? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया, अभिलेख जारी कराया। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें भैया वहां कलिंग के शासकों का वर्णन मिलता है आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से, भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, और यहीं से हम कहते हैं किस भाषा में जारी अभिलेख था? प्राकृत भाषा में जारी अभिलेख। प्राकृत भाषा में, जैसे जूनागढ़ संस्कृत में जारी हुआ था, प्राकृत भाषा में जारी हुआ, प्राकृत भाषा में जारी हुआ। बच्चे अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा थोड़ी देर में, है ना, तब आप क्वेश्चन पूछ लेना कोई भी। सर जी यवन के साथ युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बच्चा यवनों को इसने बहुत मारा था पुष्यमित्र संघ ने, भारत पर शासन कर रहा, अगर हार जाता तो शासन कैसे करता आगे को, इसके उत्तराधिकारी कैसे होते, हार जाता तो हारा नहीं, जीत गया। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या हुआ? हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको कलिंग शासकों के बारे में वर्णन मिलता है,
जो दक्षिण का उल्लेख मिलता है, दक्षिण राज्यों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है किसमें, ये आपका किसमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो यहां लिख लेना कलिंग प्रशासन, कलिंग प्रशासन, भारतवर्ष के बारे में जानकारी, या कहते हैं भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख, उल्लेख भारत का कहते हैं ना, पहले जम्बूद्वीप इसको बोलते थे, अशोक ने जैसे कहा, बौद्ध भिक्षुओं को जाकर के आधा आंवला दे देना और कह देना कि जम्बूद्वीप के महानतम सम्राट अशोक ने उनके लिए दान दिया है, आधा आंवला। वही स्थिति उसकी बची थी। जम्बूद्वीप वैसे बोलते थे भारत को। तो भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कहां से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग प्रशासन के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। जारी किसने करवाया था इसको, आप कहेंगे जी खारवेल ने इसको जारी करवाया था। ठीक है, किसने जारी करवाया, खारवेल ने इसको जारी करवाया था। कोई दिक्कत, वेरी गुड, वेरी गुड। कलिंग युद्ध के समय राजा कौन था बच्चे, वो जो नंदराज है ना, वो गलत लिखा हुआ है एकदम। कई टीचर्स ने बताया हुआ है, देखो मैं अध्यापकों के बारे में कहना मेरा उचित नहीं है, लेकिन नंदराज नाम जो वो लिखा हुआ है ना, कलिंग का शासक, वो गलत लिखा हुआ है। कलिंग का शासक मैंने आपको कल भी बताया था, पद्मनाभन था। कौन था, पद्मनाभन था, पद्मनाभन। चलो, पद्मनाभन शासक था। कई बार मतलब कई जगह मैंने भी देखा है वो नंदराज दिया हुआ है, लेकिन वो नंदराज गलत नाम। चलो नेक्स्ट है, क्या बोलेंगे, भारतवर्ष शब्द का उल्लेख। वेरी गुड सर जी, पगलू बोल दो, अच्छा लगता है पगलू, ऐसा यूट्यूब पे ही ठीक है, पगलू है, ऐप में भी पगलू बनोगे, ऐप में तो मैं ये समझता हूँ तुम होशियार बच्चे हो। ठीक है बच्चे, इसके बाद में आपका नोट करना, कण्ववंश आया। कौन आया, कण्ववंश आया, कण्ववंश। कण्ववंश ये लगभग रहा था जैसे 73 बीसी तक ये रहे, 73 बीसी तक रहे थे आपके शुंग, और 73 के बाद में 30 बीसी तक। ये भी एक ब्राह्मण साम्राज्य था, ये लोग भी ब्राह्मण संप्रदाय से संबंध रखते थे। लेकिन इनकी दो कैपिटल आपको याद रखनी है, दो राजधानियों से हम इनको जोड़ते हैं। दो राजधानी कौन कौन सी थी इनकी, कण्ववंश की राजधानी थी इसकी एक पाटलिपुत्र, क्या बोलेंगे, पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी थी इनकी विदिशा एमपी, विदिशा एमपी। संस्थापक कौन है इनके, वासुदेव। कोई दूसरी बात याद नहीं रखनी है, क्या, संस्थापक फाउंडर कौन है कण्ववंश के, संस्थापक हैं इसके आपके वासुदेव, क्या बोलोगे, वासुदेव। और जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक था सुशर्मन, या सुशर्मा भी जिसको बोलते हैं, सुशर्मन इसका अंतिम शासक था। ठीक है, अंतिम शासक था सुशर्मन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इतनी बात में। तो अब आगे समझेंगे बच्चे, कल की क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, सातवाहन वंश से। बड़ा मजा आएगा, सातवाहन वंश में कुछ है, बहुत कुछ है, प्रश्न परीक्षा के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, वहां जानने के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक है, सातवाहन वंश। अब आप एक बार अपने क्वेश्चन लिख देंगे, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो। सातवाहन वंश की बात करेंगे, लगभग 280 से 290 वर्षों तक का इनका एक पक्का शासनकाल होगा। फटाफट बोलेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख वर्तमान में है क्या, बिल्कुल है बच्चे, उड़ीसा में है वर्तमान में। चलो, एक अशोक कुमार कह रहा शिखा राजपूत कहाँ चली गई, बेटा नजर नहीं पड़ती है मेरी कमेंट पे, घर बैठ जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, कहीं और से पढ़ना पड़ जाएगा, ऐसी बात मत लिखे करो। अग्निमित्र का शासनकाल कितने वर्ष रहा, रवि कुमार गौतम जी, जो बच्चे जानना चाह रहे, 149 बीसी से लेकर के 141 बीसी तक 8 वर्षों तक का शासन रहा है इनका, 8 वर्षों तक का शासन इनका रहा है। चलो भाई, आराम आराम से कमेंट, आराम आराम से दिखाओ। नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध अशोक और खारवेल में हुआ, नहीं, कलिंग का युद्ध अशोक और पद्मनाभन शासक में हुआ था। 2 मिलियन वाली वीडियो की पार्टी, वीडियो कब आएगी, जो जल्दी आएगी वो यूट्यूब पर। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव क्यों है, प्रशांत चौधरी जी पूछ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव बच्चे, मनुष्य की जो आपकी समझ है ना, तो हमको कुछ चीज़ थोपी जाती है, थोपी जाती है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, तो उसी थोपने के अनुसार जब हम काम करने लग जाती है हमारी बुद्धि, तो चीज़ों को, गलत चीज़ों को जन्म मिलता है ना। जैसे अब तो क्या, धर्म तो छोड़ो, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं, है ना, सबको लगता है अपनी अपनी कौम को, फिर जातियों के बाद में भी फिर उनके परिवारों में कलह है, जातियों में तो बटे हुए हैं, फिर उसमें भी आपके कलह है सरनेम को लेकर के, सरनेम के अलावा फिर पड़ोसी पड़ोसी में कलह है। तो धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, अभी हम बहुत छोटे स्तर पर ही, तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ संयमी जब बनोगे, जब सोचोगे चीज़ों को, तो अपने आप जवाब मिलेंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया। तुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी लिखवा दिया बच्चे, ऊपर ऊपर कमेंट दिखाओ। बच्चे मैंने बता दिया, सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, ईरानियों ने। चलो, उसके बाद फिर विदेशियों ने आक्रमण कब किया? बच्चे आएंगे इसके बाद में आपके, शक शासक आएंगे, कुषाण आएंगे, ठीक है, और हिंद यूनानी आएंगे, आईजी साहब पी के जिसको हम बोलेंगे। पहले हिंद यूनानी आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, इनके बाद आएंगे, सातवाहनों के बाद में आएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये बच्चा क्या पूछ रहा है ऊपर? इसका अच्छा क्वेश्चन है, दिखाओ जरा। क्या पूछा था इसने? ऊपर 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 ऊपर। बच्चे पूरा शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के, और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आप एक बात समझो, मैंने बताया 185 से सुंग वंश शुरू हुआ, और इधर गद्दी पर कब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य? बताओ। 323 में वो वापस चला गया था, नहीं चला गया था? तो 323 से लेकर के था, 323 से लेकर के 185 बीसी तक का ये टोटल शासनकाल आपका किसका है? ये टोटल शासनकाल आपका मौर्य वंश का है। ठीक है। अग्निमित्र के बाद में कौन है बच्चे? ये लिखा हुआ देखो यहाँ, अग्निमित्र के बाद में वसु ज्येष्ठ, मैंने बताया नहीं आपको, वसु ज्येष्ठ लिखवाया तो है। अग्निमित्र के बाद में कौन आया था? अग्निमित्र के बाद में कौन आया था ये देखो। ये शासक, उत्तराधिकारी का मतलब होता है सक्सेसर्स, जो क्रम से है, पहले अग्निमित्र, फिर वसु ज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, फिर देवभूति। चलो बहुत बढ़िया। सर जी सुकरात के बारे में कुछ बता दीजिए। बताऊंगा बच्चे किसी दिन सुकरात के बारे में भी, महान दार्शनिक हुए हैं। सर जी हिस्ट्री अब समझ में आती है बच्चे, समझ में हमेशा आती है, हम समझ में हमेशा आती है, आप लोग कभी भी समझेंगे, हमेशा आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादू करके आपको हिस्ट्री अच्छे से समझा देता हूँ। अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र बच्चा बेटा था, ये बेटा है किसका? पुष्यमित्र सुंग का। इसको ब्लॉक कर दो। ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और पूछ रहा है, गलत तरीके से क्यों लिख रहे हो यार? ठीक लिखो, तो मेरे समझ में आ गया क्या पूछ रहे हैं। ये बच्चे ये क्या होता है, क्या पूछ रहे हैं? बीसी। बीसी बच्चे बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व। कोई बात सुनते ही नहीं हो सर आप। अच्छा बच्चा। सर सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने बनवाया था सुदर्शन झील को। जीर्णोद्धार इसका बच्चे बाद में होगा, जो आपका मैं बताऊंगा कि इसका जीर्णोद्धार का मतलब इसका जो निर्माण करवाएंगे, पुनर्जीर्णोद्धार, जब ये बेकार हो जाएगी सुदर्शन झील सौराष्ट्र की, तब इसके पुनर्निर्माण की बात करेंगे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी ऐसा कोई राजा राजा हुआ है? मौर्य काल की मुद्रा बच्चे मैंने बताई है, रंजीत सिंह, करसापड़ मुद्रा चलती थी, इसको पण कहते हैं, क्लास में ही मैं बता रहा था। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बोलता हूँ ना उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, की नोट्स। बच्चे बताओ कौन कौन, किस किस बच्चे को याद है कि मैंने मौर्य वंश में बताई थी कि उन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था तो करसापड़ मुद्रा थी, इसको पण भी कहा जाता है। सर जी चाणक्य जी के बारे में बताओ। बच्चे बता चुका। चलो ठीक है, तो कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। पहले मैं ये क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, पहले 20 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। सबसे पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम पिछला रिवीजन अच्छे से कर सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार स्वीकार है। चलो बताएंगे बच्चे।